so no 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 no। तो कहानी के स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर खेरा होता है, जिंदगी एक जंग है और ये बात मेरे को अपनी लाइफ में थोड़ा पहले पता चल गई, इससे पहले कि मैं ढंग से बड़ा हो पाता। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिंग्यो को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा होता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है एक स्टेडियम की तरफ, जहाँ पर सब लोग क्वीन के नारे लगा रहे होते हैं। क्वीन एक फीमेल फाइटर है और ये हमारी कहानी के मेन फीमेल लीड भी होने वाली है और ये सब लोग क्वीन कहेंगे और उसका फाइटर नेम भी क्वीन है। और फिर सीन डबल से हो जाते हैं सोंग जिंग्यो की तरफ शिफ्ट, जो कि टिफिन पैक कर रहा होता है। और फिर डबल से सीन क्वीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वीन यहाँ पर एक फाइट में है और अनाउंसर बोल रहे होते हैं वो डाउन हो गई। ये फोर्थ टाइम है जब किंग हाईशन डाउन हो गई है और वो खड़ी नहीं हो सकती पर बैठी हुई है। और अब देखने से ऐसा लग रहा है कि 2 साल से बनी किक बॉक्सिंग चैंपियन का यहीं पे एंड होने वाला है। और फिर सीन डबल से जिंग्यो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसका भाई कह रहा होता है आगे सोच कहाँ पर है, मुझे सोच चाहिए। सोंग जिंग्यो बोलता है तुम्हें बस अंडे ही मिलेंगे और जल्दी से खाओ, लेट हो रहे हैं अपन लोग। और यहाँ तक कि मेरे पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं बचा है क्योंकि मैं तुम्हारा बैग पैक करने में जो बिजी हूँ, इसलिए ज्यादा डिमांडिंग मत बनो, चुपचाप खा लो। और वैसे भी आज मेरे स्कूल का पहला दिन है और अगर तुम अपना खाना 10 मिनट के अंदर खा लेते हो तो मैं पक्का कर तुम्हारे लिए सोजेस बनाऊंगा। और साथ ही सोंग जिंग्यो बोलता है मन ही मन में, हाँ जिंदगी एक जंग है। डैड के चले जाने के बाद और मॉम ने भी घर छोड़ दिया और फिर मैं अपने बहन भाइयों के साथ यहाँ अकेला रह गया। मैंने 2 साल तक उन्हें ढूंढा लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। और फिर सीन डबल से फाइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्वीन के अपोनेंट किम हाईशन उठने की कोशिश कर रही होती है। कमेंट्री करने वाले बोलते हैं ओ वो फिर से खड़ी हो गई है, ऐसा लगता है कि वो हार नहीं मानने वाले, उसका प्राइड उसे हार नहीं मानने दे रहा है, डाउन नहीं होने दे रहा है। और वैसे भी इस तरह के ईगो के साथ वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकती और उसने क्लेम भी करा था कि वो किक बॉक्सिंग के रूल्स के अंदर किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। दिखाते क्वीन उससे बोलती है बस गिव अप कर दो, हार मान लो, स्टे डाउन। बट किम हाईशन जैसे तैसे करके खड़ी होती है और कमेंट्री करने वाले बोलते हैं लगता है कि किम हाईशन यहाँ पर अपना टाइटल हारने वाली है क्वीन के अगेंस्ट। हालांकि इस फाइट में थोड़े स्पेशल रूल अप्लाई हुए हैं क्योंकि ये क्वीन का फर्स्ट ऑफिशियल किक बॉक्सिंग मैच है। और फैक्ट वाली बात तो यह है कि क्वीन ने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करी हुई है और ना ही उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी वो यहाँ पर किम हाईशन के सामने खड़ी हुई है। और किम हाईशन ने ही ओपन क्लब की रिक्वेस्ट की थी। क्वीन उससे बोलती है हार मान लो नहीं तो तुम मारी जाओगी। ये बात सुनते से किम हाईशन आगे से भड़क उठती है और उसको उंगली दिखाते हुए कहते तो चुप कर, कमी नहीं कहेंगे मैं चैंपियन हूँ, आगे तू जानती है क्या है किक बॉक्सिंग के बारे में, मैं 10 साल से ये कर रही हूँ और मैं आज तक एक भी मैच नहीं हारी। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि तभी क्वीन उसको एक जबरदस्त लात मारती है जिससे वो नॉकआउट हो जाती है। और यही मैच सोंग जिंग्यो का भाई टीवी पे देख रहा होता है और अनाउंसर बता रहे होते हैं कि ये लास्ट नाइट मैच के हाईलाइट हैं। क्या ये बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं है? इग्वे यू एके क्वीन ऑफ एमएमए, उसने वाकई में अपनी फाइट्स के लिए खुद को क्वीन के तौर पर रजिस्टर कराया है। ताइक्वांडो, कराटे, मार्शल आर्ट के लिए खिताब जीतने के बाद अब उसके पास किक बॉक्सिंग के लिए भी एक खिताब आ चुका है। और फिर सोंग जिंग्यो टीवी बंद कर देता है और निकल पड़ता है अपने छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने के लिए और खुद भी स्कूल जाने के लिए। और कह रहा होता है वो हर सुबह इन दोनों बच्चों को किंडरगार्टन के लिए ले जाना काफी बड़ा चैलेंज है और इस बात से मैं मॉम की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। और साथ ही वो उन्हें बस के पास ले आता है और वो लोग बस में बैठ जाते हैं। सोंग जिंग्यो उन्हें बाय कर रहा होता है और कहता है कम से कम अब इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घर वापस आना तो सीख लिया है। और फिर सोंग जिंग्यो अपने स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है और कह रहा होता है पिछले 2 सालों से मैंने घर पर शायद कभी नाश्ता किया होगा, इसकी वजह मैं आमतौर पर स्कूल जाते ही अपना ब्रेकफास्ट करना पड़ता है यार। और भगवान का शुक्र है कि मेरा हाई स्कूल घर से बहुत करीब है। और फिर इसके बाद हमें एक लंबी सी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और ये क्वीन होती है। उसका ड्राइवर बोलता है मैं इसमें आपको स्कूल तक ही छोड़ देता हूँ ना, वो बोलते है रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मेरे को जब वापस लेने के लिए आओ तो लेट मत होना। और फिर साथ ही क्वीन थोड़ा साइड में मुड़ के देखती है तो सामने से एक बंदी आ रही होती है चलाते हुए साइकिल पर होती है वो, और क्वीन के पास आकर ब्रेक लगाती है और कहती है कैसा रहा, मैं यहाँ पर लगभग सेम टाइम पर आ गई थी ना। क्वीन उससे बोलती है कार यहाँ पर पहले से आ चुकी है, तुम लेट हो। और इससे क्या मतलब कि तुम सेम टाइम पर आ गई, तुम लेट हो। वो बोलती है ये वाकई में इम्पॉसिबल है कि मैं एक कार के अगेंस्ट 100 किलोमीटर की रेस जीत सकूं और मुझे लगता है कि सेकंड ईयर खत्म होने से पहले मैं इसका मैं सक्सेस तो हो जाऊंगी, तुम बस देखना, ये साइलेंट होने से पहले मैं तुमको डेफिनेटली हरा दूंगी। क्वीन बोलती है उससे पहले तुम्हारी मोटी जांघें फट जाएंगी। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या कहा तुमने? एनीवे कल के मैच में तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही खेल दिया, उसे थर्ड राउंड तो ले गई, उसे टॉर्चर करा तुमने तो उसकी पूरी हॉप को कुचल दिया था, या फिर वाकई में तुम्हारे लिए उस फाइट में मुश्किल हो रही थी जो इतना लंबा खिंच गया। और वैसे उसकी जगह अगर मैं तुम्हारी अपोनेंट होती तो तुमने जितने भी ओपनिंग दी थी, चांसेस दिए थे, तो मैं उस मौके का फायदा उठाते हो तुम्हारे ऊपर इस तरह से काउंटर अटैक करती और ऐसा कहते हुए पूरे साइकिल को उठा लेते हैं। और ठीक इसी मूवमेंट पर सोंग जिंग्यो भी यहाँ पर आ जाता है, वो हल्का से उसके साइकिल से टकरा जाता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्वीन में जा बैठता है और उसका कॉफी पाउच क्वीन के ऊपर फटे आता है और सोंग जिंग्यो वहीं नीचे गिर जाता है और क्वीन की ड्रेस गंदी हो जाती है। सोंग जिंग्यो गिरे गिरे उसे माफी मांगता है, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं करा और मेरा ब्रेकफास्ट। सोंग जिंग्यो उठ के खड़ा हो जाता है और क्वीन से माफी मांगना शुरू कर देता है, कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी मैं पक्का तुम्हारी लौटने के लिए पे कर दूंगा। जबकि क्वीन गुस्सा करते हुए बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास इस यूनिफॉर्म के 100 से ज्यादा स्टॉक है रिप्लेस करने के लिए। सोंग जिंग्यो उसके बाद थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वाकई में? और फिर सोंग जिंग्यो स्कूल पे पहुंच जाता है, कह रहा होता है घर से पैदल चलते हुए यहाँ पर आने में 5 मिनट लगे और इस स्कूल का नाम काफी अजीब है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर काफी सारे एथलेटिक क्लब है ना, इस वजह से होगा। और साथ ही जिंग्यो क्लास में बेटा काफी हैरान हो रहा होता है और आजू बाजू देख रहा होता है। दिखाते टीचर तभी अनाउंस करता है फ्रेशमैन आज तुम्हारे स्कूल में पहला दिन है और तुम लोग बहुत
ज्यादा लकी हो, इस साल से हमारे स्कूल ने कोविड पॉलिसी को अपना लिया है और ये इसी साल से शुरू हो रहा है। आधे क्लास की सारी लड़कियां सोंग जुंगयो को देखने में लगी हुई रहती हैं। सोंग जुंगयो मन ही मन कहता है आखिर यहाँ पर क्यों और कोई दूसरा लड़का नहीं है, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है इस स्कूल का नाम वाइल्ड प्राइवेट हाई है और ये 42 साल पुराना स्कूल है जो सिर्फ लड़कियों के लिए था और ये मार्शल आर्ट हाई स्कूल है और इसने अभी अभी खुद को शिफ्ट करा है कोएड में। और फिर इसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन के मना करने के बावजूद सोंग जुंग उसके हाथ में कुछ चिल्लर डाल के चला गया होता है, तो दिखाया जाता है मून क्वीन को प्रार्थना में लगी हुई रहती है। और फिर इसके बाद हमें शायद लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। सारी लड़कियां बाहर टहल रही होती है और सोंग जुंग को देख के हैरान हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे उसे कोई लड़का ही नजर नहीं आता, बस लड़कियां भरी हैं। और वो मनी मन कहता है कि अब वाकई में मैं अकेला सिर्फ यहाँ पर एक लड़का हूँ स्कूल में। और फिर तभी उन लड़कियों की नजर सोंग जुंग के ऊपर पड़ती है। वो कहने लगती है अरे जरा देखो वो इसका मतलब कि वो बात सच थी कि हमारे स्कूल कोएड होने वाला है। और दूसरी लड़के बोलती है वैसे हमारे स्कूल में किसी लड़के को देखना काफी ताज्जुब है। और सोंग जुंग भी उनको देख के काफी घबरा गया होता है और फिर उसको यहाँ पे काफी अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। और मनी मन कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है यार। और फिर यहाँ से इस स्कूल के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे डायरेक्टर या प्रेसिडेंट कहेंगे आप लोग। तो दिखाया जाता है प्रिंसिपल बैठा हुआ रहता है और बोलता है डायरेक्टर वो न्यू स्टूडेंट सोंग जुंग वो आज स्कूल आ चुका है। डायरेक्टर कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। प्रिंसिपल बोलता है कि हमें वाकई में ऐसा कुछ करने की जरूरत भी है, हमारा स्कूल तो इसके बिना भी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। आखिर आपने सडनली क्यों ये डिसाइड कर लिया कि आप मेरे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करेंगे। मेरे हिसाब से आपको एक और बार इस बारे में सोच लेना चाहिए। डायरेक्टर बोलता है प्रिंसिपल मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है और पहले से डिसीजन ले लिया है, लेकिन हमारा स्कूल इतने लंबे टाइम से बस लड़कों के लिए जाना चाहता था, इस वजह से बस सोंग जुंग अकेला मेरे स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर अप्लाई करा। और ये वाकई में काफी एम्बैरेसिंग है कि हम अपने स्कूल का कोएड कहेंगे। लेकिन प्रिंसिपल क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा ग्रेट है? हमारे यहाँ की लड़कियों के पास वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट स्किल है, हालांकि उनमें एक चीज मिसिंग है। हमारे स्कूल की आइडियोलॉजी परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग वुमेन की है, लेकिन हम एक चीज को मिस कर रहे हैं और एक टीचर के तौर पर हम लोग एक टीचर के तौर पर जिसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और फिर हमें बताया जाता है ये इस वाइल्ड हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है चार्ल्स वाइल्ड। और फिर वो प्रिंसिपल से बोलता है प्रिंसिपल हमारे स्कूल की लास्ट ट्रिप क्या तुमको याद है? उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे जिसको एक लोकल गैंग्स के गुंडों ने छेड़ने की कोशिश कर रहे थे उन लड़कियों को, लेकिन उनकी बुरी किस्मत वो नहीं जानते थे जिन लोगों के साथ वो गुंडे मैच करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी एक से बढ़कर एक फाइटिंग चैंपियन है। हिनारी गैंग के टोटल 23 मेंबर्स थे और उनमें से एक भी हमारी लड़कियों के सामने नहीं दिख पाया। हमारी लड़कियां सिर्फ 6 थी और उन्होंने सभी को डाउन कर दिया। प्रिंसिपल कहते हैं अरे हाँ वो किस्सा मेरे को याद है, उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा तारीफें मिली थी लोगों की वजह से, ये वाले हमारे स्कूल के लिए काफी प्राउड वाली बात थी। डायरेक्टर कहता है और भी इसी तरह के किस्से हैं। हमारे स्कूल के एक और स्टूडेंट क्या तुमको याद है वो उस दिन बैंक में रॉबरी हो रही थी, वहाँ पे 3 बैंडेज घुस गए थे चोरी करने के लिए बैंक में, लेकिन वहाँ पर हमारे वाइल्ड हाई स्कूल के एक स्टूडेंट थी जो कि हमारी तरफ से ग्रेजुएट होने के बाद 2 महीने हुए थे उसको उस नौकरी को ज्वाइन करे हुए। वो 3 साल तक कंटिन्यू कराटे चैंपियन भी रह चुकी थी। और इसी तरह के और भी किस्से हैं जिसकी वजह से हमें सिटीजन से काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले। उनको उनकी वजह से 74 गुड सिटीजनशिप रिवॉर्ड्स मिले और साथ ही अपन को गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस से भी 14 टाइम्स रिवॉर्ड्स मिले और साथ ही 8 टाइम्स अपन को प्रेसिडेंट का रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियां बस टीनएजर्स हैं, उन्हें तो एकदम इनोसेंट फ्लावर की तरफ प्योर होना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह से ग्रो होकर एक डेडली वेपन कैसे बन सकती हैं यार। ये वाकई में हमारे लिए काफी ज्यादा अफसोस की बात है। हम टीचर्स हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम बैठ करके लड़कियों को थोड़ा एंजॉय करना भी सुनाए, ये उनका गर्लहुड का टाइम है। और ये सब बोलते हुए डायरेक्टर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और उसको देख के प्रिंसिपल भी रोना शुरू कर देता है। कह रहा होता है आई एम सॉरी डायरेक्टर, मैंने इस चीज को पहले बहुत जल्दी नोटिस नहीं करा था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आखिर मैंने इन चीजों को कैसे नोटिस नहीं करा, मैं तो बुरा केस हो सकता हूँ यार। डायरेक्टर उसे बोलता है ठीक है खड़े हो जाओ प्रिंसिपल, चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास टाइम है, खड़े हो जाओ। 412 लड़कियां वाइल्ड हाई की हमारा इंतजार कर रही है, टाइम हो गया है और वाइल्ड न्यूज पे मैसेज डिलीवर करने का। और फिर इसके बाद अपन को सोंग जुंग को दिखाया जाता है जो कि किसी ऐसी जगह पर पहुंच चुका रहता है जहाँ पर लाइन से भर भर के रिवॉर्ड रखे हुए रहते हैं और ये सारे रिवॉर्ड फाइटिंग से रिलेटेड है। सोंग जुंग बोलता है आखिर मैंने इस स्कूल को चॉइस क्यों करा, कैसे आ गया मैं इस स्कूल में, क्या अब मुझे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। और फिर साथ ही सोंग जुंग याद करता है कि यहाँ के टीचर ने सोंग जुंग से बोला था कि तुमको यहाँ पर 3 साल तक फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे फ्री में। दिखाया जाता है सोंग जुंग भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या वाकई में। और साथ ही सोंग जुंग रोते हुए बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो स्कूल में नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर रहना होगा और पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हो माय अगर अब मुझे क्या करना चाहिए यार। और वो चलता हुआ जा रहा होता है और बाहर की सारी लड़कियां होती हैं जिनके मोबाइल में रीडिंग करते हुए मैसेज आते हैं, वो सभी मोबाइल चालू करके मैसेज देखना स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वाइल्ड हाई की लड़कियों, जैसा कि तुम लोगों को पता चल चुका होगा हमने हमारे स्कूल को कोएड स्कूल में बदल दिया है ताकि तुमको इमोशनल एजुकेशन भी मिल सके। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन लकीली एक मेल स्टूडेंट सोंग जुंग ने हमारे वाइल्ड हाई गर्ल ऑफ द वाइल्ड हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। और जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि गर्लहुड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एज अ ऑनर स्टूडेंट के तौर पर, इसलिए क्या तुमको नहीं लगता ये काफी अच्छा मौका है, इससे तुम अपने गर्लहुड को
को अवेयर कर सकती हो और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकती हो जो कि तुमने अभी तक ना करा हो। हालांकि सोंग जुंग अकेला मेल स्टूडेंट है हमारे वाइल्ड हाई में, लेकिन तुम लड़कियों को कभी कभी इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। वाइल्ड घर की लड़कियों गुड लक। और फिर दिखाया जाता है कि उनके क्लास की लड़कियां भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती हैं इस मैसेज को देख के, और क्वीन भी उनकी बातें सुन रही होती है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है और वो मैसेज पढ़ने के बाद बाहर के सारी लड़कियों का ध्यान सोंग जुंग की तरफ जाता है जो कि गुजर रहा होता है कॉरिडोर से चुपचाप। सोंग जुंग की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती है। सोंग जुंग को देखते से वो सभी एकदम इवल स्माइल करते हैं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। सोंग जुंग एकदम चौंक जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी सेकंड फ्लोर पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की विंडो खोलते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है, और ये टाइकेंडो क्लब के कैप्टन चोई डल है जो कि सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट कूद के सोंग जुंग के सामने लैंड करती है। सोंग जुंग परेशान हो जाता है, कह रहा होता है आखिर इस स्कूल में हो क्या रहा है। तभी चोई डल अपने हाथ से उस विंडो को तोड़ डालती है कोहनी मारते हुए। सोंग जुंग काफी घबरा जाता है और कहता है क्या ये पागल हो गई है। चोई डल सोंग जुंग को टाई से पकड़ती है और बोलती है फ्रेशमैन सोंग जुंग अब तुम मेरे हो, और साथ ही उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी पप्पी लेने की कोशिश करती है। और साथ ही यहाँ से फ्लैशबैक चलने लगता है। हमारे लिप्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने इसे लाखों बार सुना है जब से मैं छोटी थी। मैं छोटी थी इसलिए सेक्सी या सुंदर जैसे शब्दों से मैं बहुत दूर थी, लेकिन बच्चों के ब्यूटी कंपटीशन में रोजी लिप्स का खिताब मुझे ही मिला था। टीनी क्विट परफेक्ट गर्ल का एग्जांपल थी मैं, जिसे हर कोई बाइट करना चाहे। मैं इस तरह की वुमेन थी। 370 लोग इस बात की परवाह किए बिना कि वो कौन सी उम्र में है मेरे होठों को छुड़ाने की कोशिश क्या करते थे। मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, उसके होठों से मेरे होठ मिलते ही मैं बहुत भावुक होकर रो पड़ी। मैं उस तरह की लेडी हूँ, मैं शैतानी लिप्स वाली सुपर क्यूट गर्ल हूँ, लेकिन यू बास्टर्ड सोंग जुंग आगे तेरे हिम्मत कैसे हुई बीच में हाथ अड़ाने की, तूने पूरा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। और ये किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे तुम, हाँ। और साथ ही वो उसे पकड़ के बाहर फेंक देती है और बोलती है बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। उसे पटके मारती है, उसके ऊपर ही चढ़ बैठती है, बोलती है सोंग जुंग चाहे कुछ भी हो जाए तुमको तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं फिर से करने जा रही हूँ, अपनी आंखों को बंद करो। सोंग जुंग घबराया हुआ रहता है, कहता है ये स्कूल तो पागलों से भरा हुआ है। कि तभी यहाँ पर मुंह ना चाहती है, बोलती है चोई डैडल रुक जा, मेरे को उस बंदे की जरूरत है, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। चोई डैडल बोलती है अरे तुम ली मून यांग आगे तुम करना क्या चाहते हो, यहाँ पर मैं पहले आए थे, तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। मून बोलती है क्वीन ने कहा है कि मैं इस बंदे को लेकर उसके पास जाऊँ, इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाके क्वीन से क्वेश्चन करो। चोई डैडल बोलती है क्या क्वीन, और साथ ही वो सोंग जुंग को छोड़ देती है। सोंग जुंग उठ के खड़ा हो जाता है, मून चलना शुरू करती है और बोलती है मेरे को फॉलो कर सोंग जुंग, अगर तूने भागने की कोशिश की तो तू मारा जाएगा। सोंग जुंग सोचता है आखिर किस तरह के स्कूल में ऐसी लड़कियां होते हैं यार। पीछे से चोई डैडल बोलती है ली मून यांग इतना कुकी होने की जरूरत नहीं है कि इस वजह से कि तुम बस क्वीन की फ्रेंड हो, उम्मीद करोगे आप लोग वाइल्डिंग में आपस में ना टकराए। मून बोलती है मजाक करना बंद करो, आगे तुम जैसी बोनी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। दिखा दिया सुनते से डैडल गुस्सा हो जाती है, उछलाते हुए बोलती है क्या कहा तुमने, तुम तो बस क्वीन की एक टूल हो, जरा दोबारा कहो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगी। दिखा दिया सुनते से ली मून यांग बहुत तेजी से डैडल के पास पहुंच जाती है, अपने मुक्के के साथ अपना मुक्का उसके चेहरे के पास लाके रोक देती है और बोलती है अगर अपन लोग वाइल्डिंग में मिले तो तुम मरोगे। और हमें बताया जाता है ये वाइल्ड क्लास टू ए वुमेन बॉक्सिंग बेटर वेट की चैंपियन ली मून यांग है। और फिर ली मून यांग आगे बढ़ आती है, बोलती है कमोन सोंग जुंग अपन को चलना है। सोंग जुंग भी उसके पीछे पीछे चल देता है और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, लड़कियां वुमेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वुमेन इज इक्वल टू मॉम। डैड के चले जाने के बाद मॉम आप इतना कैसे बदल गई, लेकिन कम से कम उस समय उनकी आंखों में आंसू थे गर्म और नमकीन। और ऐसा कहा जाता है जब इंसान दुखी होकर रोता है तो उसके आंसू नमकीन होते हैं। सोंग जुंग की मॉम बोल रही होती है सोंग जुंग अब आप लोग कैसे रहेंगे रोते हुए। सोंग जुंग कहता है आप चिंता मत करो मॉम, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। अगर मैंने हंसते हुए ऐसा कहा होता तो क्या मॉम रुक जाती। और फिर सोंग जुंग को उसकी मॉम का लेटर मिलता है। सोंग जुंग बोलता है मॉम आप सचमुच क्रूर हो, अगर आपने थोड़ी देर और इंतजार किया होता है जब मैं बड़ा हो जाता। मैंने ये बात सैकड़ों बार कही। जय हुन और जय सोंग इन लोगों को अगले साल किंडरगार्टन भी तो जाना है और मैं आपके बिना ऐसे कैसे कर पाऊंगा मॉम, मुझे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है मॉम, आप बहुत क्रूर हो। आखिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या सारी औरतें ऐसे ही होती हैं। और उस दिन के बाद से सोंग जुंग को लगने लगा कि सारे वुमेन्स मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ प्रेजेंट में मून सोंग जुंग को क्वीन के पास ले आई होती है और कह रही होती है सोंग जुंग तुम यहाँ पर एक फ्रेशमैन हो और हम लोग सेकंड ईयर में हैं, यानी कि हम लोग तुम्हारे अपर क्लासमेट हुए और तुम्हें सुबह की मॉर्निंग तो याद ही होगी, तुम इससे डग रहे थे। हाँ बिल्कुल ये क्वीन ही है आगे तुम इतने ज्यादा फ्रीज होके क्यों खड़े हुए हो, मैं सीरियस हूँ, ये क्वीन है एकदम जीते जागते क्वीन 40 वाले को। अभी तुम उसके सामने खड़े हो तो आगे तुम इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हो। अब तुम मुझसे ऐसा मत बोलना कि तुम क्वीन को नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर साथ ही वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठे आते हैं और बोलती है हो गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इस नेशन में ऐसा कोई बंदा भी है, ऐसा कोई मैन भी है जो क्वीन को नहीं जानता। होली शेशिंग क्वीन की तरफ देखता है और बोलता है इसकी आंखें बिल्कुल मोम की तरह है। क्वीन टेबल के ऊपर वो चिल्लड़ लगती है जो कि सुबह जिंग ने क्वीन को दी थी। क्वीन बोलती है आखिर इन चिल्लड़ों को मेरे को देने का क्या मतलब था, तुमको इसका मतलब नहीं पता, तुमने बिना जाने ये कर दिया। हाँ तुमने जानबूझकर करा हो या बिना जाने, लेकिन आज सुबह तुमने मेरे को एकदम भिखारी की तरह ट्रीट किया है। जबकि सोंग जुंग मन ही मन कह रहा होता है इसके हाथ भी मोम से सिमिलर है,
क्वीन उन चिल्लड़ों को नीचे की तरफ फेंक देती है और बोलती है फाइन, तुमने जान मुझे क्या हो या नहीं, और वॉटेवर, और साथ ही वो उन चिल्लड़ों को नीचे गिरा देती है। सोंग चिंग्यू एकदम चुपचाप खड़ा हुआ रहता है। क्वीन उसे बोलती है अपने घुटनों के बल झुको और इनको उठा लो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सोंग चिंग्यू आगे से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता। क्वीन उसे बोलती है मैं कह रही हूँ कि इसे उठाओ। मून बोलती है ओ क्वीन तो कमांड दे रही है। सोंग चिंग्यू क्वीन की तरफ देखता है और उसके मुंह पे बोल देता है तुम एक मॉन्स्टर हो। ये सुनते से ही क्वीन थोड़ी हैरान हो जाती है, जबकि मून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर यहाँ से क्वीन की स्टोरी सुनना स्टार्ट हो जाती है। क्वीन बोलती है मैं कुछ भी नहीं होते, मैं वाई के ग्रुप की अकेली बेटी थी। हमारा वाई के ग्रुप फाइनेंशियल पोजीशन में पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर रैंक करता है। सभी लोगों का यही कहना था कि मैं मुंह में सोने के चम्मच के साथ पैदा हुई हूँ। मेरे को कंपनी के हायर के तौर पर बड़ा किया गया। जब से मेरा जन्म हुआ था मेरे को एक मैन की तरह राइज किया गया था, यहाँ तक कि मेरा नाम भी लड़कों जैसा था। 5 साल की उम्र तक मेरे को यही नहीं पता था कि एक लड़की होना कैसे होता है। मैंने वो सब कुछ सीखा जो एक कंपनी का हेड बनने के लिए जरूरी था। मेरे को भी बाकी लड़कों की तरह या फिर उनसे बेटर तरीके से बड़ा किया जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे भाई का जन्म हुआ और फिर उस दिन से सडनली मेरी डेस्टिनी जिसमें एक मैन बनना लिखा था वो ओवर हो गई। मेरे को अपने भाई के लिए काफी ज्यादा सॉरी फील हुआ कि मैं कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसके ऊपर छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मैं फाइनली एक लड़की की तरह रह सकती थी। मैंने तो अपने बाल भी बढ़ा लिए थे और स्कर्ट पहनना भी शुरू कर दी थी। और इन द फैक्ट टाइम मैं अपने क्लास के एक लड़के को पसंद करती थी और उस समय मैं ज़्यादातर महीने में बस मुश्किल से 10 दिन स्कूल अटेंड किया करती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर उसको नहीं देख पाती थी। और एक दिन उसके बर्थडे पार्टी थी, वो अपनी बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों को इन्वाइट कर रहा था। तो मैं भी पहुंच गई और वो लड़का क्वीन को बिल्कुल मना कर देता है। कह रहा होता है आखिर मैं तुमको इन्वाइट क्यों करूंगा, तुम तो मुश्किल से ही 2-3 दिन स्कूल आती हो और अपन दोनों तो फ्रेंड भी नहीं है। और इस मोमेंट पर उस लड़की जुनून ने क्वीन की फीलिंग को हर्ट कर दिया बहुत बुरी तरह से और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाया। वैसे क्या तुम एक लड़की हो वाकई में? तुम तो इस स्कर्ट में काफी फनी लग रही हो, तुम पैंट क्यों नहीं पहनती हमेशा की तरह? और साथ ही वो उसका मजाक उड़ाते हुए हंसना शुरू कर देता है। क्वीन रोते हुए बोलती है लेकिन मैंने यहाँ तक फ्लोवर पेंट भी पहना हुआ है अपने बालों में और मैंने स्कर्ट भी पहनी हुई है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। और हम देख पाते हैं हमारी क्वीन उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, लेकिन वो धड़म करके वही नीचे गिरा देती है। और फिर वो उस दिन रोते हुए घर जाती है, कार में बहुत ज्यादा रो रही होती है और बोलती है वो मुझे एकदम मॉन्स्टर की तरह देखता है। और फिर टाइम बीत गया और फिर क्वीन फर्स्ट ईयर में आ चुकी थी अपने मिडिल स्कूल के। क्वीन स्कूल के बाहर खड़ी थी, उसका ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है और बोलता है यंग लेडी माफ करना, ट्रैफिक था इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और वैसे आपको अपना नया स्कूल कैसे लगा, क्या आपको ये पसंद आया? क्वीन बोलती है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं अपने डैड से कह के ड्रॉप आउट ले लूंगी। और फिर तभी क्वीन की नजर उसी लड़के के ऊपर पड़ती है जिसको वो बचपन में पसंद किया करती थी, चुनाव। वो भी वहीं खड़ा रहता है और उसका दोस्त साइड में रहता है और कह रहा होता है वाओ ये कितने क्यूट है, ये कितने क्यूट है यार, जरा उसकी कार की तरफ तो देख यार। क्वीन बोलती है काफी टाइम हो गया था इसलिए वो मुझे पहचान भी नहीं पाया। और फिर क्वीन उसे बताती है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। कह रहा होता है क्या तुम वाकई में वही गर्ल हो इनगुएयुन? ओ माय गॉश। क्वीन बोलती है हाँ वो मैं ही थी। वो लड़का बोलने लगता है मैंने सुना था कि हमारे स्कूल में वाई के ग्रुप के एक डॉक्टर भी आती है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जानता नहीं था कि वो तुम ही हो। और फिर क्वीन उसे बाइक की गाड़ी में बैठने लगती है, बट वो लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा चिपकू बन जाता है, जान बैठने नहीं देता गाड़ी में। और उससे पहले आगे बढ़ के कहने लगता है कि जरा रुको, जरा एक सेकंड रुको, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, क्या तुमको याद है? क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकती हो? वो क्वीन को गाड़ी में ही नहीं बैठने देता, बोलता है एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ उस समय मैंने जो भी तुमसे कहा था। असल में मैं भी उस टाइम पर तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता था। दिखाते ये बात सुनते से क्वीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है ताकि वो वहीं के वहीं उसको एक चाटा खींच के दे मारती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। क्वीन ने सोंग जिंग्यो को भी एक जबरदस्त चाटा दे मारा होता है। मून फटाक से आगे बढ़ के उसे दूर हटाती है, बोलती है आगे तुमने क्या कर दिया, क्यों मारा उसको? हे सोंग जिंग्यो जल्दी से इसको सॉरी बोलो। क्वीन सोचती है क्या एक मॉन्स्टर ये भी उसी तरह से एक्ट करने लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और फिर साथ ही क्वीन अपने पास से चेक निकाल के सोंग जिंग्यो के चेहरे पे फेंक के मारती है और बोलती है ये तुम्हारे मेडिकल बिल के लिए, ट्रीटमेंट करा लेना अपना। और साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। उन पीछे से कहती है रुको आगे तुम कहाँ जा रही हो? क्वीन फटाक से अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है, बोलती है मेरे को घर जाना है, जल्द से गाड़ी लेकर आओ। मून बोलती है क्वीन आगे तुम्हें हो क्या गया? और हाँ सोंग जिंग्यो क्या तुम ठीक हो? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि ये कभी हुआ नहीं था, तुम समझ लो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा फिर कभी दोबारा मत करना। और साथ ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं जबकि सोंग जिंग्यो वहीं पे खड़ा हुआ रहता है और बोलता है देखा तुम एक मॉन्स्टर हो। सोंग जिंग्यो कहता है मेरे को नहीं पता कि एंट्रेंस मेरी कैसे होगी, मेरे को तो इस बात की नहीं पता कि मेरे को स्वेट से स्कूल में और जाना चाहिए या नहीं। चलो जाने दो जो भी हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर परेशान हूँ। और साथ ही वो एक कार शो के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है कार को धोने की। और कार को धोते हुए वो सोच रहा होता है जिंदगी एक जंग है, मेरे पास टाइम नहीं है स्कूल जैसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर परेशान होने के लिए। और अगर मैं स्कूल जाना छोड़ देता हूँ तो मैं अपने बहन भाइयों को अच्छे तरीके से बड़ा कर पाऊंगा, लेकिन फ्यूचर में अगर स्कूल नहीं तो जॉब नहीं, और ऐसे में मेरे को अपने बहन भाइयों का ख्याल रखने में मुश्किलें होंगी। और वैसे भी उन स्कूल वालों ने मुझसे कहा है कि वो मेरे को फुल स्कॉलरशिप देंगे, तो यही बेटर होगा कि फिलहाल मैं स्कूल जाना कंटिन्यू रखूं। और फिर रात हो जाती है। सोंग जिंग्यो घर के लिए निकलता है काम फिनिश करने के बाद। वो रात में अपने घर पहुंचता है और बता रहा होता है सुबह निकल जाने के बाद मैं इसी टाइम पे अपने घर पर आता हूँ, हर दिन की कहानी है मेरी। और वो दरवाजा खोलता है, उसके दोनों बहन भाई सो चुके रहते हैं।
सोंग जिंगू बर्ड दोनों की तरफ देखता है और बोलने लगता है, मुझे पता है ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं, मैं इन्हें अपने आप नूडल्स बनाने के लिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे माफ़ करना, तुम्हारे ये भाई मेहनत करेगा तुम दोनों की लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए। और फिर सोंग जिंगू नहा कर आता है और अपने ड्रेस में से वही चेक निकालता है जो कि कोई ने उसे दिया था, पूरे 10 लाख वोन का चेक होता है। और वो देखता है उस चेक को और कह रहा होता है आखिर इतना बड़ा चेक जेब में घूम कर रखने के लिए उसे कितना अमीर होना चाहिए। इतने पैसों के साथ तो मैं अपने घर का 3 महीने का खर्चा चला सकता हूँ, लेकिन उसने तो इसे ऐसे फेंक दिया बिना हेसिटेट करे, जैसे ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। और फिर सोंग जिंगू याद करता है कि कैसे उसने क्वीन को मॉन्स्टर बोल दिया था। वो कहता है, लगता है कि मेरी गलती है और मुझे मोम के बारे में नहीं सुनना चाहिए था उस वक्त, मैं कल जाकर उसे ये पैसे वापस कर दूंगा। उसकी छोटी बहन सोम सपने में मोम मोम कर रही होती है। जिंगू बोलता है, सोम ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मोम को मिस कर रही हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मोम मेरे सपनों में आए। और फिर इसके बाद सीन क्वीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने घर में किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने में लगी हुई रहती है। और मून उससे बोलती है, आगे तुम्हें हुआ क्या, कुछ तो कहो, तुमने तो मुझे आधी रात को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था और तुम अब इस तरह से साइलेंस हो। क्या तुमने मुझे बस कॉल करके इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि तुम मेरे सामने अपनी इन किक बॉक्सिंग के मूव दिखा के शो ऑफ कर सको? हाँ जरा रुको, शायद मेरे को समझ में आ गया, तुम डरी हुई हो कि तुम लीग में मेरे अगेंस्ट हार जाओगे, क्यों, इसलिए तुमने मेरे को आधी रात में कॉल करके यहाँ पे बुला लिया ताकि मैं अपनी सिगरेट ना करूँ, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग ना कर पाऊँ। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना अमीर यंग लेडी? कोई कुछ नहीं बोलती। मुन्ने उसे बोलने लगती है, अरे तुम परेशान मत हो, अगर तुम कह देती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा इजी जाऊंगी, वैसे भी आखिर में जितना तो मुझे ही है। कोई उसे बोलती है, क्या तुमको लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? कोई इनकी बात सुनते से मून बहुत ज्यादा चौंक जाती है, बोलती है, क्या तुम इस पूरे दिन बस ऐसी बात को लेकर परेशान थी? कोई उसे बोलती है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। क्यों? मून अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, बोलती है, तुम कितने तक क्यूट हो यार, तुम पूरा दिन बस इसी बात को लेकर परेशान रही। हाँ, यहाँ तक कि तुमने उस बंदे को चटा भी मार दिया था और अब तुम्हें इस बात को लेकर फिक्र हो रही है। अगर तुम्हारे फैंस तुमको इस तरह से देखेंगे वो तो पूरे शौक ही हो जाएंगे। क्वीन उसको गलत फेंक के मारती है और बोलती है, कम ऑन यहाँ पर आओ, अब लोग एक मैच करते हैं। मून बोलती है, क्या तुमको लगता है कि हाल ही में मैं कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेल रही हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल मत सोचना, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाली। चलो अब फिर शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद सुबह हो जाती है, अपन को सोंग जिंगू को दिखाया जाता है जो कि बैकपैक करने में लगा हुआ रहता है। उसका भाई रोते हुए बोलता है, आखिर सोर्सेस कहाँ पर है, तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था। जिंगू कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल मैं पक्का तुम्हारे लिए बना दूंगा। और उसका भाई अभी भी रोए जा रहा होता है। उसकी बहन बोलती है, अरे तू चुप हो जा, तुम बस बड़े भाई को परेशान कर रहे हो। पर वो नहीं रुकता, वो रोता रहता है और कह रहा होता है, ब्रदर मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मोम हमेशा तभी सोंग जिंगू उसको बस जोर से चिल्ला देता है, मैंने कहा चुपचाप खा लो और रोना बंद करो। डांट पड़ने के बाद उसका भाई एकदम चुप होकर बैठ जाता है। सोंग जिंगू फिर से बैकपैक करने लगता है और बोल रहा होता है, मैं कल पक्का तुम्हारे लिए बना दूंगा, तो जल्दी करो और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। और फिर सोंग जिंगू उन दोनों को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है और वो कह रहा होता है, इन लोगों को मदर की जरूरत है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ एक मदर की जगह को रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे माफ करना गाइस। और फिर सोंग जिंगू उनको बाय करता है। उसकी छोटी बहन भी उसे बाय कर रही होती है जबकि उसका छोटा भाई रोते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना बिग ब्रदर, आई एम सॉरी। जिंगू कहता है, हर दिन एक जंग है और अपन को पीसफुल तरीके से रहने की कोशिश करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज मैं स्कूल आने में लेट हो गया। वो दीवार से छिपके छुपा हुआ रहता है और फिर साथ ही वो दीवार ना के स्कूल के अंदर एंटर करता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो लड़कियां भी दिमाग नाक के आ रही होती हैं एक के बाद एक। और बोलता है, लेट होने वालों के लिए दीवार नाक कराना एंट्रेंस होती है और मेरी तो हालत खराब हो गई दीवार को नाक कराने में। और इस तरह इन लोगों को देखो यार कैसे कूद कूद कर आ रही है, जैसे कि इनका रोज का है। मैं तो ये देख के काफी ज्यादा शौक हूँ और इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए इन पागलों के स्कूल में रहते रहते, मेरे को जल्दी से ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलना होगा और इसके लिए जरूरत है कि मैं स्टडी करूँ। मेरे को स्टडी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर मेरे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। पता है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और अच्छे ग्रेड हासिल कर लिया तो मेरे को एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। लेकिन आखिर मैंने यहाँ पे ऐसा क्या कर दिया है कि सभी लोग मेरे को इस तरह से देख रहे हैं? हे तुम लोग मेरे को इस तरह से देखना बंद भी करो यार। और फिर इसके बाद लंच टाइम हो जाता है या फिर फ्री टाइम होता है तो दिखाई देता है सोंग जिंगू को सारी लड़कियां मिलकर खेल लेती हैं और वो सब सोंग जिंगू से बातें करने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी इनकी क्लास का दरवाजा खुलता है और कोई चिल्लाते हुए कहता है, तुम न्यू कवर्स ये सब क्या कर रही हो, जरा यहाँ पर ध्यान दो। मैं ली स्वेलो फेंसिंग क्लब की कैप्टन और मुझे लगता है कि तुमने हमारे बारे में ऑलरेडी सुन के रखा होगा। हम सिर्फ 3 लोगों को चूज करेंगे जिनके पास पहले से गेंडों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो हमारे क्लब में ज्वाइन कर सकता है और इस वर्ल्ड हाई के सबसे बेस्ट क्लब का मेंबर बन सकता है। तभी यहाँ पर डडल लचाती है, बोलती है, तुम यहाँ पर ये किस तरह की बकवास कर रही हो, लास्ट ईयर के नेशनल चैंपियनशिप को तो तुमने मिस आउट कर दिया था और यहाँ पर बात करती हो बेस्ट क्लब होने की। और साथ ही डडल चुटकी बजाते हुए बोलते हैं, तुम सभी न्यू लोग जरा यहाँ पर ध्यान दो। उसका इशारा उसको 2 चमचे समझ जाते हैं और एक बड़ा सा सीमेंट से बना हुआ कुछ लेके खड़े हो जाते हैं, शायद सीमेंट से बनाई है। दिखाया जाता है डडल अपनी लात उठाती है, लंबा सांस लेती है और अपनी लात को उस पत्थर के ऊपर दे मारती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो इसमें टूट के गिर जाता है वो। और ये देख के सोंग जिंगू की हालत में आ जाती है
और वो कहता है आखिर ये पागल लोग हमारी क्लास में क्या करने के लिए आ गए। और फिर तब वो देखता है कि आसपास की लड़कियां भी तारीफें करना शुरू कर देती है, वाह ये तो बहुत ज्यादा औसम था। तो जिंगू कहता है ये सारे के सारे लड़के ही पागल हैं यार, ये तो क्रेज जैसे हैं। और डैडल बोलती है कि तुम लोग जानते हो टाइकेंडो एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि कोरिया को रिप्रेजेंट करती है। इन लोगों को तो हमारे क्लब में ज्वाइन करना चाहिए। हमने इसकी चैंपियनशिप को 7 साल तक होल्ड करके रखा हुआ है और हम बस 2 लोगों का अलोप करेंगे। और फिर तभी यहाँ पर यंगमून आ जाती है जो कि डैडल को धक्का देते हुए बोलती है साइड में हो जा बोनी, और साथ ही अंदर घुस जाती है। डैडल उसके ऊपर भड़क जाती है, बोलती है ली मून यंग अब आके तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई हो। मून बोलती है हाय गाइस मैं ली मून यंग हूँ बॉक्सिंग क्लब से, और तुम लोग तो मुझे जानते ही होगे, अगर नहीं भी जानते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी और ना ही कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी छोड़ने वाली हूँ। मेरे को बस एक मेंबर की जरूरत है, एक ऐसी लड़की जिसके पास स्ट्रॉन्ग फेस्ट है। कम बाहर आओ। क्या इस क्लास में कोई ऐसा है जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट पंच हो, और साथ ही कोई ऐसा बंदा जो कमजोर है और स्कूल में फिट नहीं हो सकता है, एक लड़का जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं उसको भी अपने साथ ज्वाइन करा सकती हूँ, वो भी मेरे साथ वर्क कर सकता है। और यहाँ पर वो सोंगचुंग की तरफ इशारा कर रही होती है, जबकि फैंसी क्लब वाले कोने में रह जाते हैं क्योंकि कोई उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है मून सोंगचुंग के साथ बाहर आ जाती है कॉरिडोर में, और उसके बाद उनके हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुमने इसलिए अपना हाथ नहीं उठाया था क्योंकि तुम बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन करना